हेलो फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। इससे पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने देखा था वो था वेव मोशन, और ये उसका नेक्स्ट सेगमेंट कहा जा सकता है स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपका नीट और जेई में कंट्रीब्यूशन रहता है। एक चैप्टर यूनाइट होके वेव मोशन और स्टेशनरी वेव्स दोनों आपके लिए एक ही है। लेकिन जो बच्चे सीईटी प्रिपेयर कर रहे थे तो उनके लिए ये दो चैप्टर अलग अलग है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से भी हम लोगों ने देखा था कि वेव मोशन और स्टेशनरी वेव्स के अलग अलग वीडियोस बनाए जाएं, क्योंकि फिर वो सीईटी और नीट और जेई बच्चों के लिए वो डिस्टिंग्विश करने के लिए तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मूविंग टू दिस नेक्स्ट चैप्टर स्टेशनरी वेव्स। इससे पहले कि स्टेशनरी वेव स्टार्ट करें, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर ली है स्टेशनरी वेव्स के बेसिक्स की। उससे पहले मैं आपको वेव मोशन का कुछ आर्टिकल्स फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ। वेव मोशन में हमने वेव्स की डेफिनेशन देखी थी कि इट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वेव्स के हमने टाइप्स देखे थे। द टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर। एक रहता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव नीड्स द मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डो नॉट नीड्स द मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे सिलेबस का अब यहाँ से पार्ट नहीं है इस चैप्टर में, तो हमने मैकेनिकल वेव्स के और क्लासिफिकेशन देखे थे। The mechanical waves is again get classified into the two categories. One is transverse wave, another one is longitudinal. अब ये जो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल कहा था मैंने, ये डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहे हैं वेव्स की डायरेक्शन को, तो इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव्स। और अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है वो पैरेलल है वेव्स की डायरेक्शन के लिए, तो इट इज़ कॉल्ड एज द लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। सो ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल, ऐसे हमने दो पार्ट फिर से देखे थे। उसके बाद दोनों के एग्जांपल, मान लो अगर कोई स्ट्रिंग है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे सितार है, गिटार है, उसमें जो स्ट्रिंग कनेक्ट की जाती है, अगर वो स्ट्रिंग को अगर इफ़ वी विल प्लक्ड दैट स्ट्रिंग, अगर वो स्ट्रिंग को कुछ प्लक्ड किया जाए, कुछ धक्का दिया जाए, तो वो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग पर जो वेव्स तैयार होती है, दैट वेव्स आर कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, स्ट्रिंग पर तैयार होने वाली जो भी वेव्स है उनको ट्रांसवर्स कहा जाता है, और साउंड वेव्स जो होती है उन्हें लॉन्जिट्यूडिनल कहा जाता है। अब स्टेशनरी वेव्स क्या है, देखिए कि स्टेशनरी वेव्स समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट मीडियम का। तो वो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि फाइनाइट मीडियम क्या होता है। फाइनाइट, द मीडियम विच इज़ हैविंग अ रिजिड बाउंड्रीज इज कॉल्ड एज द फाइनाइट मीडियम। द मीडियम विच इज़ हैविंग अ रिजिड बाउंड्रीज। रिजिड बाउंड्रीज मतलब क्या, कि अगर आप कोई घर में बैठे हैं और घर अंदर ही आप कुछ बात कर रहे हैं किसी से, तो आपकी जो वेव्स रहेंगी, साउंड वेव्स, वो ट्रैवल करेंगी, लेकिन कहाँ तक ट्रैवल करेंगी, वॉल तक ट्रैवल करेंगी, दीवार तक ट्रैवल करेंगी, और उसके बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के जो मीडियम्स होते हैं उन्हें फाइनाइट कहा जाता है। फाइनाइट कि दोज मीडियम्स विच आर हैविंग अ रिजिड बाउंड्रीज। और अगर वही बात सपोज आप लोग टेरेस पे जाके कर रहे हो, कि जहाँ पर आसमान खुला है पूरा, ठीक है, और वहाँ पर आप बात कर रहे हो, तो आपके जो मुंह से साउंड वेव्स निकलेंगी उनको रिजिड सपोर्ट कोई है ही नहीं, उनके लिए कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। तो ऐसे मीडियम्स को कहा जाता है इनफाइनाइट मीडियम। फाइनाइट और इनफाइनाइट, the medium which is having a rigid boundaries are called as the finite medium, and the medium which is not having a rigid boundaries called as the इनफाइनाइट मीडियम। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट देखना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन जो है वो होने के लिए फाइनाइट मीडियम की नेसेसिटी होती है, इनफाइनाइट की नहीं। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स वी मस्ट नीड द फाइनाइट मीडियम। फाइनाइट, तो आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि फाइनाइट मीडियम क्यों, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स जो होता है वो दो वेव्स का कॉम्बिनेशन है। स्टेशनरी वेव्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स। और दो वेव्स कौन सी, पहली वेव्स ये जो आपके मुंह से या आपने प्रोड्यूस की है, और दूसरी वो जो रिफ्लेक्ट होके आने वाली है, रिजिड बाउंड्रीज को बम्बार्ड करके रिफ्लेक्ट होके आने वाली है। तो इन दो वेव्स को मिलाकर, इन दो वेव्स का मिक्स होकर जो आउटपुट हमें मिलता है उन्हें स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। तो इसीलिए स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन के लिए वी मस्ट नीड द फाइनाइट मीडियम। ठीक है, तो अब स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन क्या है, देखिए स्क्रीन पर। इवन टू वेव्स विच आर आइडेंटिकल इन ऑल पैरामीटर, ऑल एस्पेक्ट, दो वेव्स होनी चाहिए
और उनके सभी पैरामीटर्स जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। सभी पैरामीटर मतलब कौन से, उनकी वेवलेंथ एक होनी चाहिए दोनों की, उनका पीरियोडिक टाइम एक होना चाहिए, उसके बाद उनकी वेलोसिटीज़ एक होनी चाहिए, उनका ट्रैवलिंग का जो रूट है वो भी एक ही होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी आइडेंटिकल। सिर्फ एक बात जो है उनमें वो मिसमैच रहनी चाहिए। कौन सी, वो देखिए कि व्हेन टू वेव्स आर आइडेंटिकल इन ऑल द पैरामीटर्स जस्ट ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उनके सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होना, सभी पैरामीटर एक जैसे, उनका एक ही पीरियड है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक ही वेवलेंथ है, एक ही एम्पलीट्यूड है, ट्रैवल करने का रूट भी एक ही है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट मतलब एक वेव्स अगर वही रूट से जाती होंगी तो दूसरी वेव ने वही रूट से आना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वाज अबाउट द टू वेव्स। ठीक है, तो उन्हें स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है कि नहीं, कि ये जो दो वेव्स है वो मिक्स हो जाती है एक दूसरे में। सो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स आइडेंटिकल इन ऑल पैरामीटर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन दे इंटरफेयर विथ ईच अदर, जब ऐसी दो वेव्स इंटरफेयर करती है, मिक्स होती है, देन दे प्रोड्यूसेस द लूप लाइक स्ट्रक्चर, उनका मिक्सिंग की वजह से लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट द लूप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी वेव्स। ये लूप जैसे स्ट्रक्चर को स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट वाज अबाउट द स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स मतलब when two waves identical in all parameter, identical in all aspect, when traveling on the same route in opposite direction, then they mix with each other, and because of their mixing the formation of the loop like structure is developed, and this loop like structure is called as the transfer is called as the stationary waves। अब इसे स्टेशनरी क्यों कहा जाता है, देखिए स्टेशनरी क्योंकि ये एक जगह पर ही आपको दिखती है, इसका फॉर्मेशन एक ही जगह पर रहता है। नॉर्मली वेव्स जो है उसकी डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इन वेव्स में ऐसा नहीं दिखता है, ये ट्रैवलिंग करती है लेकिन एक ही जगह पर आपको दिखती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स में ये जो लूप वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, देखिए ये वेव्स में मैंने 3 लूप निकाले हैं। तो ये लूप जो रहता है इसके कुछ पैरामीटर से देखिए, जहाँ पर लूप मिलता है एक दूसरे को तो उसे नोड कहा जाता है। नोड, द पॉइंट वेयर द टू वेव्स मीट्स विथ ईच अदर, ये जहाँ पर दो वेव्स एक दूसरे को मिलेंगी तो उसे हमेशा नोड कहा जाता है, नोड। और द पॉइंट वेयर द टू वेव्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसे पॉइंट्स की जहाँ पर दोनों वेव्स एक दूसरे के बहुत दूर है तो उन्हें एंटी नोड कहा जाता है। सो नोड एंड एंटी नोड, दिस आर द टू कंसेप्ट्स विच आर रिलेटेड विद द वेव्स। नोड क्या होता है, द पॉइंट वेयर द टू वेव्स आर क्रॉसिंग और मीटिंग टू ईच अदर कॉल्ड एज द नोड। एंटी नोड क्या होता है, द पॉइंट वेयर द टू वेव्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है उनकी उनकी पीक पर रहेंगे, उसे एंटी नोड कहा जाता है। ठीक है, एक नोड और एक एंटी नोड, इनमें जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस मैंने नीचे मेंशन किया, ऊपर वाला मत देखिए, वो दूसरी डायग्राम का पार्ट है। फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, कोई भी नोड में जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। Similarly, distance between two antinode is also λ/2, and the distance between one node and next antinode is λ/4। So ये distance को याद रखिए, ये थोड़ा काम की चीज़ है। distance between two node λ/2, wavelength का आधा। distance between two antinode is same λ/2, but distance between one node and next antinode is λ/4। ठीक है, ये है कुछ इक्वेशंस जो आपके ये स्टेशनरी वेव्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेशनरी वेव्स जो फॉर्मेशन होता है स्टेशनरी वेव्स का वो दो वेव्स की वजह से होता है। तो पहली वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने y1 इक्वेशन से दिखाया है, a sin 2π स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। और दूसरी वेव्स भी वही दिखाई है, देखिए सेम टू सेम है, सिर्फ ब्रैकेट में माइनस की जगह पर प्लस है। तो ये माइनस प्लस क्या होता है, ये डायरेक्शन डिफाइन करता है। पहला जो इक्वेशन है वो जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और दूसरा इक्वेशन निगेटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, जिस इक्वेशन में नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन डिफाइन करता है और जिसमें पॉजिटिव है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन डिफाइन करता है। मतलब सिर्फ दो वेव्स की डायरेक्शन अलग अलग है, बाकी सब उनके पैरामीटर एक जैसे। देखिए दोनों में लैम्डा एक ही दिखाया गया है, किसी को λ1 λ2 नहीं कहा। दोनों में पीरियोडिक टाइम टी एक ही है, टी एक है मतलब फ्रीक्वेंसी भी एक ही है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है। और ये दो वेव्स ऐड
जब करेंगे मिक्सिंग होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको जो मिलता है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो मिलता है उसका भी इक्वेशन मैंने नीचे दिया हुआ है, कैपिटल Y इज इक्वल टू ए साइन इंटू ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब ये जो कैपिटल ए है इसे कहा जाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की स्टेशनरी वेव्स में सिर्फ दो ही वैल्यूज़ है, एक ज़ीरो होती है, एक 2a ट्वाइस ए होती है। ज़ीरो कहाँ पर, जहाँ पर नोड है, देखिए ये पिक्चर फिर से, नोड जहाँ पर दोनों वेव्स मिलती है वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है, और जहाँ पर दोनों वेव्स एक दूसरे से फार दूर है, अवे है एक दूसरे से, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड ट्वाइस ए हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने दो, जो वेव्स स्टेशनरी वेव्स का प्रोडक्शन स्ट्रिंग पर होता है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो तार बंधा हुआ होता है दैट स्ट्रिंग, ठीक है, तो उस पर अगर स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होता है तो उन स्टेशनरी वेव्स की वेलोसिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, v is equal to square root of t upon m. This is the formula to calculate the velocity of the stationary waves produced on the string. उसके बाद अगर स्टेशनरी वेव्स का प्रोडक्शन यहाँ से हो रहा है, मतलब साउंड से हो रहा है, ठीक है, तो साउंड की स्टेशनरी वेव्स जो होती है उन्हें लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स भी कहा जाता है, और उनके लिए वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली 340 आप ले सकते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी 340 होती है, और ये स्टेशनरी वेव साउंड की है तो उनकी भी वेलोसिटी आप लोग इतनी ले सकते हो। तो ये दो इक्वेशंस ध्यान में रखिए। देन मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स समझने के हिसाब से भी बता रहा हूँ मैं। तो दिस आर द टू वेरी मच इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। ये हमेशा स्टेशनरी वेव से रिलेटेड होने वाला आर्टिकल है। जब भी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड होती है तो हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स जो कंसेप्ट है वो पिक्चर में आते हैं हमेशा के लिए। तो ये क्या क्या होते देखिए, हार्मोनिक्स की डेफिनेशन क्या है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स आर कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स, वाइल ओवरटोन्स क्या है, द हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिस्टम आर द ओवरटोन। ठीक है, अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको कि हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होता है। इसके लिए हमें कोई एग्जांपल लेना चाहिए। सपोज द फैन इज रोटेटिंग एट, फैन का एग्जांपल सपोज कंसिडर करेंगे। अब फैन की वजह से आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। फैन तो एक जनरल एग्जांपल है, ये आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज़ हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या क्या होता है वो समझाने के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है या कोई भी ऐसा एग्जांपल जहाँ पर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड होती है तो वो स्टेशनरी वेव्स का प्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन दिखाता है फ्रीक्वेंसी में। उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो वेरी होती है और वो एक रिदमिक पैटर्न में वेरी होती है, उसे नॉर्मली हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स कहा जाता है। बट वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फैन बिकॉज समझने के लिए से ये काफ़ी बढ़िया एग्जांपल है, फैन, रोटेटिंग फैन। तो अब फ़ैन के बारे में क्या होता है देखिए, सपोज़ फ़ैन तो हर एक ने देखा है, सीलिंग फ़ैन। फ़ैन में लगभग 5 स्पीड्स होते हैं, हर एक के घर में फ़ैन होता है, रेगुलेटर होता है, और उस रेगुलेटर में 5 स्पीड्स डिफाइन किए जाते हैं। सबसे लोवेस्ट स्पीड होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो आप लोग ऐसे कंसिडर कीजिएगा कि मैं अभी बोलते वक्त आपको यही बोलूँगा कि फ़ैन का स्पीड 1 पर है या 2 पर या 3 पर या 4 पर या 5 पर, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। करेक्ट है ना, क्योंकि इंडिया में फ़ैन जो बनते हैं वो 5 तक स्पीड के बनते हैं, सपोज़ 1 2 3 4 5। आप लोग देखिएगा कि जब फ़ैन 1 पर घूमता है तो उसका स्पीड स्लो होता है, जब 2 पर जाता है तो थोड़ा फास्ट होता है, 3 पर और फास्ट हो जाता है, 4 पर उससे भी ज़्यादा और 5 पर उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब क्या होता है, तो फास्ट होने का मतलब ये है कि उनकी रोटेटिंग का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। मतलब जो फ़ैन 1 मिनट में पहले 60 रोटेशंस कर रहा था, अगर स्पीड 2 की जाए तो वो 60 के रोटेशंस बढ़ने हैं, शायद वो 90 100 120 110 कुछ हो जाए। ठीक है, जब फ़ैन आप 3 पर करेंगे तो और उसके रोटेशंस बढ़ जाएंगे। मतलब फ़ैन के जो ये जो रोटेशंस हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे और n से डिफाइन करेंगे सपोज। ठीक है, n, सो इट इज़ डिनोटेड बाय n। अब देखिए मैंने पहले एग्जांपल में क्या लिया है, ये केयरफुली समझ लीजिए। अगर आपको
इतना स्क्रीन जो है वो समझ में आ गया तो समझो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, क्योंकि ये चैप्टर में सवाल आपको हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स पे ही आएगा 101%। ठीक है, तो एन क्या होता है देखिए, एन इज़ द फ्रीक्वेंसी। और मैंने देखो पहला एग्जाम्पल देखिए, पहले 3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, उसमें से पहला एग्जाम्पल देखिए, उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दी है n 2n 3n 4n 5n। तो आप लोग ऐसा समझे कि ये फ़ैन के स्पीड्स है। पहले जब फ़ैन घूमता है 1 पर तो उसकी फ्रीक्वेंसी n है, जब वो 2 पर चला जाता है तो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाती है पहले से, इसलिए वो ट्वाइस n कहा जाता है। जब फ़ैन 3 पर बढ़ाते हैं आप लोग और स्पीड बढ़ जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो फ़ैन का स्पीड जो है वो हो जाता है 3n फ्रीक्वेंसी। जब 4 पर करेंगे तो 4n और 5 पर करेंगे तो 5n। उसके आगे नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जब फ़ैन 1 पर फिरता है, 1 पर पहले स्पीड पर n फ्रीक्वेंसी पर, तो ये जो n फ्रीक्वेंसी है दिस इज़ the minimum frequency below which you can not able to rotate the fan. Is it right? ये जो फ्रीक्वेंसी है n, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि जिसके नीचे आप लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी डिवाइस की रोटेट होने की या वाइब्रेट होने की, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज एफ एफ, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिखा है वहाँ पर देखिए, एरो करके दिखाया हुआ है एफ एफ, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसी भी चीज़ की, किसी भी रोटेट होने वाली चीज़ की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नॉट ओनली फ़ैन, अगर मिक्सर है तो मिक्सर की 3 लेवल्स होती है हमारे घर पे, 1 2 3। अगर मिक्सर 1 पर घूम रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है एफ एफ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को और एक शब्द और एक नाम दिया गया है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, NF, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और एक इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, TF। ये तीनों नाम ध्यान में रखिए, FF, NF, TF। और इसको एक नाम है वो है फर्स्ट हार्मोनिक, और एक नाम है वो है फर्स्ट हार्मोनिक। अब हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या देखी थी, देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल इट्स मल्टीपल, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके आने वाले सभी हायर फ्रीक्वेंसीज जो है उनको हार्मोनिक्स कहा जाता है। इसीलिए ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि सिस्टम में ये फ्रीक्वेंसी सबसे पहली है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट हार्मोनिक। अब सपोज आप लोगों ने फ़ैन बढ़ा दिया, 1 की जगह पर 2 कर दिया, अब देखिए फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ट्वाइस n। तो अगर डबल फ्रीक्वेंसी हो गई तो क्या क्या चेंज होगा, जो फ़ैन 1 पर रोटेट हो रहा था इसलिए उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहा है, अब फ़ैन 2 पर घूम रहा है, डबल फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। और ये जो सेकेंड हार्मोनिक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी छोड़कर, देखिए ओवरटोन की डेफिनेशन देखिए अब यहाँ पर, हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिस्टम, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर मतलब कौन सी, फंडामेंटल छोड़कर। अब आप ये पहले एग्जांपल में फंडामेंटल छोड़ दीजिए n, तो हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2 3 4 5। तो हायर फ्रीक्वेंसी में जो पहली है उसे कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक, हायर में जो पहली है दैट इज़ फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसलिए ये जो 2 फ्रीक्वेंसी जो है ट्वाइस n, उसे 2 नाम है, कौन से, एक सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन पहला क्यों का है, याद रखिए, ध्यान में रखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन नहीं कहते हैं, आने वाली हायर फ्रीक्वेंसीज को ओवरटोन कहा जाता है, इसलिए फंडामेंटल को स्किप कर दिया। देखिए जो पहली है, फंडामेंटल छोड़कर जो पहली है उसे कहा जाता है ओवरटोन, इसीलिए इनके 2 नाम, सेकंड फ्रीक्वेंसी के 2 नाम कौन से है, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। अब थर्ड फ्रीक्वेंसी देखिए, पंखा 3 पर बना लिया आपने, अब पंखा 3 पर है तो हार्मोनिक कौन सा हुआ, थर्ड डेफिनेटली, और ओवरटोन कौन सा, सेकंड। क्यों सेकंड, क्योंकि आने वाली हायर फ्रीक्वेंसीज में ये दूसरी है अभी। ठीक है, n तो फंडामेंटल हो गया, 2n ये फर्स्ट हायर है, 3n सेकंड हायर, इसलिए इसे कहा जाता है सेकंड हार्मोनिक। अब पंखा 4 पर बना लिया आपने, पंखा 4 पर हो गया तो फोर्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन, 5 पर बना लिया तो फिफ्थ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन। अगर समझो, मान लो कि अगर फ़ैन में 6 7 8 ऐसे भी स्पीड अगर मिल गए, तो अब 6n आ गए तो उसे क्या क्या नाम देंगे आप, अगर 6n आ गए तो वो होगा सिक्स्थ हार्मोनिक, फिफ्थ ओवरटोन, लाइक दिस, एक एक बढ़ाते जाना आपको हर बार। ठीक है, अब इसमें दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज़ ऐसा फ़ैन है जो 1 पर घूमता है, 2 पर उसका ब्लॉक हो गया, सपोज़ बटन ख़राब हो गया, 2 पर नहीं घूमता है, फिर से 3 पर किया तो वो घूमता है,
4 का बटन फिर से ब्लॉक है, 5 पर भी घूमता है सपोज, तो मतलब 2 और 4 के बटन जो नॉब्स है फ़ैन में वो ख़राब हो गया ऐसा समझिए, क्योंकि 2 के एग्जैक्ट ऑपोजिट में 4 आता है, पैरेलल रहता है वो, तो वो ख़राब हो गया समझो। तो ये फ़ैन कौन से स्पीड्स पर घूमने वाला है? भी देखिए n पर घूमेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर घूमेगा। 2 का बटन खराब है लेकिन 3 पर घूम रहा है, 4 का बटन खराब है लेकिन 5 पर घूम रहा है। तो ये एग्जाम्पल देखिए। अब इस एग्जाम्पल में ये जो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है n, उसके सभी वही नाम जो पहले थे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और सिस्टम में पहली फ्रीक्वेंसी है इसलिए फर्स्ट हार्मोनिक, चारों नाम एज इट इज़। ठीक है। अब फैन जो है वो 2 पर तो घूमता है नहीं, इसलिए 2 फ्रीक्वेंसी जो वो एब्सेंट है। अब जो एब्सेंट है उसे छोड़ दिया तो आने वाली जो पहली फ्रीक्वेंसी वो 3, क्योंकि पंखा 1 पर घूम रहा है और उसके बाद डायरेक्ट 3 पर घूमता है, 2 पर घूमता ही नहीं है। तो ये जो 3 फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल के 3 टाइम्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द थर्ड हार्मोनिक। ये फंडामेंटल के 3 टाइम्स है इसलिए इसे थर्ड हार्मोनिक कहा जाता है। लेकिन फंडामेंटल छोड़कर आने वाली हायर फ्रीक्वेंसीज में ये 1 नंबर पे है, इसीलिए इसे फर्स्ट ओवरटोन कहा जाता है। आ गया ध्यान में? क्योंकि फंडामेंटल को छोड़कर आने वाली कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी है, वो पहली है, तो इसे फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है। ठीक है। अब 3 के बाद पंखा 4 पर घूमता नहीं है, 5 पर घूमता है, तो 5n फ्रीक्वेंसी जो है वो है फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि ये फंडामेंटल के 5 टाइम्स है। लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी में ये सिर्फ 2 नंबर पर है, n छोड़ दीजिए फंडामेंटल, उसके बाद 2 तो है नहीं, 3n आया है, 4 है नहीं, 5n आया है, तो 5n फ्रीक्वेंसी इज द सेकेंड ओवरटोन। अब सिमिलरली 6 नहीं होगा ये सिस्टम में, सपोज 7 आ गया, तो 7 को क्या कहेंगे? सेवन्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन। अब 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 आ गया तो क्या कहेंगे? नाइन्थ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन, लाइक दैट। ठीक है। और एक एग्जाम्पल है सपोज तीसरा, कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है मान लो कि जहाँ पर फ्रीक्वेंसी n है फंडामेंटल, वो चीज़ घूम रही है, लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट डबल होती है, ट्वाइस n। 3 नहीं है, 4n है, 5 नहीं है, 6n है। अब तीनों एग्जाम्पल देखिए। अब ये तीसरे एग्जाम्पल में पहली फ्रीक्वेंसी के 4 नाम फिक्स्ड है, फंडामेंटल, नेचुरल, थ्रेशोल्ड, फर्स्ट हार्मोनिक, ये फिक्स्ड है। ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उसका एक नाम सेकेंड हार्मोनिक और हाइयर में पहला इसलिए फर्स्ट ओवरटोन। चौथी फ्रीक्वेंसी है, तीसरी एब्सेंट है। अब तीसरी एब्सेंट है इसलिए थर्ड हार्मोनिक एब्सेंट है, देखिए इसका नाम है फोर्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन। सिक्स्थ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, उसका नाम है सिक्स्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन। तो अब देखिए पहले, दूसरे, तीसरे एग्जाम्पल में क्लियरली आपको ये पता चल जाएगा कि ओवरटोन जो है वो आने वाली हर हायर फ्रीक्वेंसीज को ओवरटोन कहना ही कहना है। मतलब आने वाली कोई भी हायर फ्रीक्वेंसी सिस्टम में है तो उसे ओवरटोन का नाम मिलने वाला है। लेकिन हार्मोनिक्स ये जो नाम है ये रिजर्व्ड है, हर एक के रिजर्व्ड नाम है। ठीक है। मतलब अगर 2 नंबर का कोई ऑड 2 नंबर के एग्जांपल में देखिए इवन फ्रीक्वेंसीज जो है वो एब्सेंट है। 3 नंबर के एग्जांपल में देखिए ऑड फ्रीक्वेंसीज एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट है उनको हार्मोनिक्स नाम नहीं मिला है, लेकिन ओवरटोन नाम उनको मिल गया है। तो दिस इज़ व्हाट वाज अबाउट द हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। ये क्यों समझाया मैंने हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स? क्योंकि स्टेशनरी वेव्स के सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 एग्जाम्पल है ये, तो ये एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन के अपने सिलेबस में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इसमें से पहला एग्जाम्पल, द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। पहला एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना है। अब स्ट्रिंग वाइब्रेट होंगी तो कैसे होंगी? स्टेशनरी वेव्स में ये याद रखिए कि जब भी स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है तो लूप्स फॉर्मेशन होता है। स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन हमने देखी कि लूप तैयार होने चाहिए। तो ये जो लूप्स तैयार होते हैं ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में तैयार होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या? ये एग्जांपल देखिए फिर से। ये फ़ैन का पहला एग्जांपल जो है वो है इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एक से बढ़ने वाला। पहली फ्रीक्वेंसी n मतलब 1n, दूसरी 2, तीसरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइक दैट। दूसरा एग्जांपल जो है वो ऑड मल्टीपल्स का है, ऑड मल्टीपल्स और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स n, 3n, 5n, 7n, 9n। तीसरा एग्जांपल इवन इंटीग्रल मल्टीपल का है, फंडामेंटल छोड़कर। इवन इंटीग्रल मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10 लाइक दिस वन। तो ये जो एग्जांपल है स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग पर हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल लूप्स तैयार होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब स्ट्रिंग पर आपको क्या क्या दिखाई देगा? जब स्ट्रिंग पर सबसे कम फ्रीक्वेंसी होंगी तो कम से कम एक लूप तैयार होगा।
जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब एक की जगह पर 2 लूप्स भी तैयार होंगे, और फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो 3 तैयार होंगे, और बढ़ी तो 4, और बढ़ी तो 5। लेकिन ऐसे होगा नहीं कि 4.5 लूप्स तैयार हो गए, 1.25 लूप्स तैयार हो गए, या 0.65 लूप्स तैयार हो गए, ऐसे कुछ तैयार नहीं होगा। जो लूप्स तैयार होंगे स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन के लिए स्ट्रिंग पर, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे। मतलब एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही फॉर्म में वो रहने वाले हैं। ठीक है। जब ए बी सी मैंने इनको नाम दे के रखा है, देखिए जब स्ट्रिंग पर एक ही लूप तैयार होता है, एक ही लूप, तो लैम्बडा की वैल्यू जो होती है वो ट्वाइस एल हो जाती है। ठीक है, ट्वाइस एल, ट्वाइस द नंबर ऑफ, ट्वाइस इनटू द लेंथ ऑफ द वायर एल। और फ्रीक्वेंसी आती है ये इस एग्जांपल में n1 इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम। ये टी अपॉन एम फार्मूला मैंने पहले 2-3 स्लाइड पहले एक स्लाइड की वहाँ पर बताया हुआ है। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन एम, टी इज़ द टेंशन, एम इज़ द मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टी इज़ द टेंशन, एम इज़ द मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन कौन सा? स्ट्रिंग को स्ट्रेच्ड करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल लैब में सोनोमीटर को जो मास लगाते हैं उसे टेंशन टी कहते हैं। और एम इज़ द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, खुद का स्ट्रिंग का। तो ये पहली फ्रीक्वेंसी होती है। अगर लूप एक ही तैयार होता है तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। लेकिन उतनी ही लेंथ में अगर 2 लूप्स तैयार होते हैं, 2, तो फॉर्मूला बदल जाता है, n2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम। अगर उतनी ही लेंथ में 3 लूप्स तैयार होते हैं तो फॉर्मूला जाता है n3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम। अब आप तीनों फॉर्मूलेज में देखिए 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम ये कॉमन है, लेकिन पहले फॉर्मूले में सिर्फ उतना है 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम। दूसरे में 2 इंटू ये जो बाकी का जो है उसकी जगह पर हमने n1 पुट कर दिया, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई ट्वाइस 2n1। तीसरी फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू n1 मतलब 3n1। ठीक है, तो इस तरीके से वही स्ट्रिंग पर अगर 4 लूप तैयार हो सकते हैं, 5 तैयार हो सकते हैं, 6 होंगे, 7 होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में जो जो आएंगे उतने लूप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 6 लूप के बाद मैंने 6.5 लूप देखा, 6.25 लूप देखा, ऐसे नहीं। 6 के बाद डायरेक्ट 7, 7 के बाद डायरेक्ट 8, ऐसे भी नहीं होगा कि 6 के बाद डायरेक्ट 8 दिखाई देगा। अगर 6 के बाद 8 या 4 के बाद 6 दिखाई देता है तो वो इवन मल्टीपल हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं है। ये इस एग्जांपल में जो भी लूप्स मिलते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज का ऑर्डर क्या हुआ देखिए, n1 s2 n2 s2 n3 इज इक्वल टू 1 s2 2 s2 3। मतलब जब पहले मोड पर वाइब्रेशन चलेगा तब फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे पर n2, तीसरे पर n3, 1 s2 2 s2 3 में। ठीक है, अब इनको, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज़ को नाम है कुछ जो मैंने स्क्रीन पर लिए नहीं, लेकिन मैं ओरली आपको बता देता हूँ। ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है n1, इसके वो 4-5 नाम फिक्स्ड। कौन से 4-5 नाम? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरी फ्रीक्वेंसी को सिर्फ 2 नाम आएंगे, सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। तीसरी फ्रीक्वेंसी को भी सिर्फ 2 नाम आएंगे, कौन से? थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन, लाइक दैट। ठीक है, और इन जनरल कोई भी ओवरटोन्स का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है np इज इक्वल टू p+1 n1। अगर सपोज मान लो मुझे 10वां ओवरटोन चाहिए तो p की वैल्यू 10 ले लो, 10 + 1 11, 11 इंटू n1, n1 इज़ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, आपको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। दूसरा एग्जांपल ये है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम। एयर कॉलम मतलब साउंड वेव्स इन द पाइप। पाइप मतलब मेटल की कोई भी चीज़ जो एक आपको दी गई है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। पाइप में 2 एग्जांपल है, पाइप में एक पाइप क्लोज्ड है और दूसरा पाइप ओपन है। ये देखिए, ये ओपन पाइप का एग्जांपल है, ये क्लोज्ड पाइप का एग्जांपल है। तो पाइप में साउंड वेव्स का फॉर्मेशन हमें करना है। अब पाइप में आप लोग याद रखिए हमेशा के लिए कि पाइप में जो भी एंड रहता है, एंड अगर वो क्लोज्ड है तो वहाँ पर नोड का फॉर्मेशन होता है, और अगर वो ओपन है तो वहाँ पर एंटी नोड का ही फॉर्मेशन होता है। और नोड और एंटी नोड हमने देखे हैं। ये देखिए, स्ट्रिंग की केस में क्या होता है, नोड हमेशा जो एंड पॉइंट है वहाँ पर हमेशा नोड ही रहेंगे, वहाँ पर एंटी नोड नहीं आएगा, हमेशा नोड ही रहेंगे। वैसे इसमें क्या होता है, जो क्लोज्ड एंड है वहाँ पर हमेशा नोड रहने वाला है, और जो ओपन एंड है वहाँ पर एंटी नोड आने वाला है। तो ये 3 एग्जाम्पल देखिए, तीनों एक जैसे, कि अगर मैंने मान लो ट्यूनिंग फोर्क लिया और साउंड वेव्स का प्रोडक्शन किया ये इस पाइप में, तो नीचे नोड तैयार होगा बॉटम को, लेकिन टॉप पर एंटी नोड तैयार होगा। ओपन एंड जो है वहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होना चाहिए।
अब नोड और एंटी नोड की फॉर्मेशन की वजह से इस एग्जाम्पल में जो लूप तैयार होते हैं वो आधे के मल्टीपल्स में तैयार होते हैं, आधा। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल में सिर्फ आधा लूप तैयार हुआ है, आधा। दूसरे एग्जाम्पल में 1.5 लूप्स तैयार हुआ है, तीसरे में 2.5। अगर इसी केस में चौथा एग्जाम्पल लिया, पांचवा लिया, छठा एग्जाम्पल लिया तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल में देखिए आधा लूप, दूसरे एग्जाम्पल में 1.5, तीसरे में 2.5, अब 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, ऐसे लूप्स बढ़ते 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 चले जाएंगे। लेकिन पहले तीन एग्जाम्पल परफेक्ट है एक जनरल इक्वेशन सेट करने के लिए। तो ये देखिए पहले एग्जाम्पल में लैम्बडा की वैल्यू आती है 4L। ये लैम्बडा की वैल्यूज एसेंशियल है ध्यान में रखने के लिए आपको। लैम्बडा मतलब दो लूप्स मिलाकर जो डिस्टेंस होता है वो लैम्बडा। तो यहाँ पर लैम्बडा कितना आएगा 4L, क्योंकि ये जो हाफ लूप की वैल्यू वो L है, तो उसको 4 गुना जब आप करेंगे तब वो लैम्बडा दिखाएंगा आपको। फ्रीक्वेंसी N1 का फॉर्मूला है इस केस में V/4L, पहली फ्रीक्वेंसी। दूसरी फ्रीक्वेंसी आती है 3V/4L। तीसरी फ्रीक्वेंसी है 5V/4L। आपको पैटर्न ध्यान में आ गया होगा। देखिए V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L, 9V/4L, ऐसे करते करते आपको अभी आगे की फ्रीक्वेंसीज मिलनी चाहिए। ठीक है, N1 S2 N2 S2 N3 ये है 1 S2 3 S2 5, और NP इन जनरल पीथ हार्मोनिक ओवरटोन्स की फ्रीक्वेंसी है 2P+1 इस फॉर्मूलेज में। ठीक है, अब इसमें इन तीनों एग्जाम्पल में देखिए ये जो पहला एग्जाम्पल है जिसमें आधा लूप तैयार हुआ है उसके वो 4-5 नाम फिक्स्ड है, फंडामेंटल, नेचुरल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ये जो N1 है इसके नाम। N2 ये 3N1 है, इसके दो ही नाम है, ये थर्ड हार्मोनिक है और फर्स्ट ओवरटोन। N3 5N1 इसके भी दो नाम है, फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, मतलब साउंड वेव्स का ही मोड देखना है इन द पाइप विच इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द एंड। ये जो पाइप ओपन है दोनों एंड से उसके लिए हमें ये देखना है द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पाइप विच इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स नाउ। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसीज देखिए, दोनों एंड ओपन है। अभी मैंने 10 मिनट पहले क्या कहा कि जो एंड ओपन है वहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होता है। क्लोज्ड अगर कोई एंड है तो वहाँ पर नोड तैयार होता है। अब इस तीनों पाइप में क्लोज एंड है ही नहीं, दोनों एंड ओपन है, तो दोनों एंड पे एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा, और अगर नोड आ ही गए तो वो बीच में आएगा। दोनों एंड पे एंटी नोड ही दिखना चाहिए। तो ये पहला एग्जांपल देखिए, अंदर एक नोड दिख रहा है और इधर उधर दोनों साइड में एक एंटी नोड दिख रहा है। ये मिनिमम एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आगे का एग्जांपल, उसमें भी वैसे दिख रहा है, अंदर दो नोड और एक एंटी नोड और दो एंटी नोड आउटसाइड। तीसरे में भी वैसे है। अब ये फ्रीक्वेंसीज इसमें क्या आती है, N1 V/2L, 2V/2L, 3V/2L, लाइक दैट। ठीक है, पहली फ्रीक्वेंसी है V/2L, दूसरी आती है 2V/2L, तीसरी 3V/2L, चौथा अगर लिया तो 4V/2L, लाइक दिस वन। N1 S2 N2 S2 N3, 1 S2 S2 3, और इन जनरल पीथ ओवरटोन P+1 N1। तो ये तीन जनरल एग्जाम्पल है हमारे लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल स्ट्रिंग का इम्पोर्टेंट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी कहा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वाज अबाउट द मोड्स ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एक एंड करेक्शन नाम का एक आर्टिकल है यहाँ पर आपको, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है, ये जो एंटी नोड का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा कि टॉप एंड जो ओपन एंड है वहाँ पर एंटी नोड तैयार होना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा एग्जामाइन किया है कि ये जो एंटी नोड तैयार होता है ये थोड़ा सा बाहर चला जाता है, ये बाउंड्रीज पे तैयार नहीं होता। और ये कितना बाहर जाता है, तो ये 0.3 इंटू डी मतलब डायमीटर ऑफ द ट्यूब का जितना डायमीटर है उसको अगर आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना डिस्टेंस जो आता है उतना वो एंटीनोड बाहर जाता है, बाहर ट्यूब के बाहर, जो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि साउंड वेव्स दिखाई नहीं देती, लेकिन ये इतना बाहर चला जाता है। तो इसे एंड करेक्शन कहते हैं। करेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है वेव्स में आगे जाके। वीज फॉर्म फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त अपने को वो लगता है V/2L 4L वगैरह इसमें, तो L की वैल्यू में वेरिएशन आता है। ठीक है, इसलिए हमें ये एंड करेक्शन ऐड करना पड़ता है। अब अगर ट्यूब क्लोज्ड है तो एक ही
जगह पर वो एंटीनोड बाहर निकलेगा। अगर ट्यूब ओपन है तो दोनों तरफ एंटीनोड मिलने चाहिए, इसलिए 2 बार एंड करेक्शन आता है, 0.3D ऊपर और 0.3D नीचे, तो वो मिलाकर होता है 0.6D। तो ये याद रखिए कि ओपन पाइप के लिए एंड करेक्शन इज 0.6D और क्लोज्ड पाइप के लिए एंड करेक्शन इज 0.3D इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 3 कंसेप्ट है छोटे छोटे, ये भी ध्यान में रखिए, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस। फ्री वाइब्रेशन का किसे कहते हैं? मान लो अगर आपके पास फैन है और वो पहले स्पीड पर घूम रहा है, पहले स्पीड पर, तो वो हुआ फ्री वाइब्रेशन। व्हेन द डिवाइस इज रोटेटिंग विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर कोई भी चीज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर रोटेट हो रही है तो वो है फ्री वाइब्रेशन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हेन द डिवाइस इज रोटेटिंग विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज द फ्री वाइब्रेशन। ठीक है। अब अगर फैन 2, 3, 4, 5 पर कर दिया तो वो हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। व्हेन द डिवाइस इज रोटेटिंग विथ हायर फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड एज द फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया आपके लिए कि फ्री वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी कौन सी है? N1। फोर्स्ड में क्या है? N2, N3, N4, N5, मतलब फैन का स्पीड जो है वो भी बढ़ गया है, 2, 3, 4 या 5 पर आपने कर दिया उसको, तो वो हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। रेजोनेंस किसे कहते हैं? देखिए रेजोनेंस इज द स्पेशल केस in which the frequency of free vibration and forced vibration becomes equal. Resonance is the case in which the frequency of free vibration and forced vibration becomes equal. ऐसे केस जिसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जानी चाहिए। मतलब कौन सा एग्जांपल? सपोज आपके पास फैन है लेकिन उसका रेगुलेटर है ही नहीं, ठीक है, रेगुलेटर ही नहीं है फैन को, तो रेगुलेटर नहीं है इसलिए क्या होगा? फैन 1 पर भी उतनी स्पीड से फिरेगा, 2 पर भी उतनी, 3 पर भी उतनी, 4 पर भी उतनी और 5 पर भी सेम स्पीड से घूमेगा। या तो समझिए रेगुलेटर है लेकिन कई बार वो ख़राब हो जाने की वजह से फ़ैन डायरेक्ट कर देते हैं वायरमैन लोग, तो समझिए कि रेगुलेटर है लेकिन फ़ैन डायरेक्ट है। 1 पर आप नॉब करेंगे तो भी वो डायरेक्ट उतनी स्पीड से घूमेगा, 2 पर भी वही, 3 पर भी वही, 4 पर भी वही और 5 पर भी वही। सिर्फ 0 कर दिया तो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रेजोनेंस। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस इन विच द डिवाइस इज रोटेटिंग विद द फ्रीक्वेंसीज विच इज़ इक्वल इन फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब जब फैन उसकी हाईएस्ट स्पीड से घूमेगा तो उसको कुछ नॉइज़ आना चाहिए, आवाज़ आएगा कुछ ना कुछ, तो ये जो आवाज़ आता है उसे कहा जाता है रेजोनेंस, ठीक है। अब जब रेजोनेंस होता है तब डिवाइस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है या रोटेट होता है, इसलिए ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मैंने दिखाया है। तो दिस इज़ व्हाट वाज अबाउट द फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। इस चैप्टर के कुछ आर्टिकल्स बाकी है, एक 10-15 मिनट के, वो मैं सेकेंड वीडियो में कवर करके आज इवनिंग तक डाल देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हुई, कुछ परेशानी हुई तो पूछ लेना।